नमस्कार साथियों, एमआरटी कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम आज जो है आप लोगों को हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में बताएंगे, जो खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कारगर साबित होगा। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं और उन कुछ दिनों को हम किस प्रकार से बेहतर और प्रभावी बना सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि पहले तो हम ये जान लें कि हमको कौन कौन से बिंदु पढ़ने हैं और हमारे लिए कौन कौन से बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलो साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि हम किस पर चर्चा करने वाले हैं भाई, तो कहेंगे कि सर हिंदी पाठ्यक्रम पर। किस पर चर्चा करेंगे भैया? हम लोग हिंदी पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। और हिंदी का पाठ्यक्रम आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कौन कौन से बिंदु अति महत्वपूर्ण हैं या कौन कौन से बिंदु आपसे पूछे जाते हैं, हम सभी उस पर आज चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, हो सके तो कापी और पेन लेकर के बैठिएगा ताकि आप इसको अपने नोट पर इसको नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस पर आप लोग गहन चिंतन कीजिएगा ताकि आप अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में एक योगदान साबित कर सके। योगदान साबित करने का तात्पर्य यह है कि आप केवल उन्हीं बिंदुओं को पढ़ें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। कभी कभी होता क्या है कि हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। जो भी हमारी किताब है या जो भी हमारे बड़े हैं या फिर जो भी हमारे साथी हैं जो बताते हैं, हम सो पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह से हम अपने पाठ्यक्रम पर पूरी तरह से हावी नहीं हो पाते। उसी चीज को, उसी बर्डन को कम करने के लिए हम जो है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम पर विशेष चर्चा करेंगे। देखो भैया, सबसे पहले तो आप लोग पढ़ लो वर्ण और वर्णमाला। क्या पढ़ लो भाई? वर्ण और वर्णमाला पढ़ लो। उसके बाद इसी से संबंधित एक और बिंदु आता है संधि का। आप तुरंत क्या पढ़ लो? संधि पढ़ लो। पहले देखो भैया, वर्ण और वर्णमाला पढ़ लो, उसके तुरंत बाद क्या पढ़ लो? संधि पढ़ लो। संधि के बाद भैया पढ़ लो शब्द। क्या पढ़ लो? शब्द। अब देखो, शब्दों का हम यहाँ पर कर देते हैं वर्गीकरण। क्या कर देते हैं भैया? वर्गीकरण कर देते हैं और लिखते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत। उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द। स्रोत के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं प्यारे बंधु? तो बता देंगे कि सर एक तो तत्सम होता है, एक तो तद्भव होता है, एक देशज होता है और एक क्या होता है भाई? विदेशज होता है। और इसके साथ साथ यहीं पर हमको एक अतिरिक्त प्रकार के शब्द को पढ़ना है जिसका नाम क्या रख देते हैं हम लोग? संकर शब्द रख देते हैं। क्या रख देते हैं भाई? संकर शब्द रख देते हैं। देखो, इतने बिंदुओं को आपको हिंदी के शब्द वाले बिंदु से पढ़ना है। उसके साथ अगर हम दूसरी बात कर लें, उत्पत्ति के बाद हम कह दें, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम कहें कि दूसरे प्रकार से अगर आपको वर्गीकरण करना होगा तो आप कह दो व्युत्पत्ति। इसी को हम एक और नाम दे देते हैं रचना, या इसी को हम कह देते हैं संरचना, या इसी को हम कह देते हैं बनावट के आधार पर शब्द। कितने प्रकार के होंगे भैया? व्युत्पत्ति, रचना, संरचना, बनावट के आधार पर। तो हम तुरंत कह देंगे कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका हो जाता है रूढ़ शब्द, एक हो जाता है आपका यौगिक शब्द, और एक हो जाता है क्या भाई?
योग रूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है? एक रूढ़ शब्द हो जाता है, एक यौगिक शब्द हो जाता है, एक रूढ़ शब्द हो जाता है। फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द। किसके आधार पर भैया? अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर अगर हम शब्द की बात करें तो कहेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका सार्थक और एक क्या हो जाएगा भाई? निरर्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सार्थक और एक हो जाएगा क्या? निरर्थक हो जाएगा। फिर अगर हम तीसरे प्रकार के शब्द की बात करें तो कहेंगे कि बता दो विकार। अच्छा, विकार के साथ साथ कभी कभी इसको दे देता है प्रयोग। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो आपको बता देना है कि दो भेद होते हैं। एक विकारी को जान लेना है और एक किसको जान लेना है भाई? एक किसको जान लेना है? अविकारी को जान लेना है। देखो एकदम एक क्रम में पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से चीजें याद होती रहेंगी, समझ में भी आता रहेगा। अगर हम विकारी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए दो शब्द आते हैं, दो क्या चार शब्द आते हैं। कहेंगे एक शब्द वो होता है जो लिंग, एक होता है वचन, एक होता है काल और एक होता है कारक। यानी कि वे शब्द जिनको हम लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदल सके उनको कहेंगे विकारी हैं, और जिनको न बदल सके उनको क्या कहेंगे भैया? हम अविकारी। यानी कि विकारी और अविकारी को समझने के लिए हमको लिंग समझ में आना चाहिए, वचन समझ में आना चाहिए, काल समझ में आना चाहिए और कारक समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलो, अगर हम कहें कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। अब सही है ना? विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम और एक होता है विशेषण और एक होता है क्रिया। एक क्या होता है भाई? क्रिया होता है। यानी विकारी शब्द चार प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वहीं पर हम अगर अविकारी की बात करें भाई, अविकारी भी चार प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय होता है, और एक होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अगर हम 4 नंबर की बात कर लेंगे तो कहेंगे कि विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। क्या हो गया भाई? विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। अगर हम चार ये कुल को मिला करके एक सवाल बनाए तो भैया देखो, एक सवाल कई बार देखने के लिए मिला है कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं तो बता देंगे कि सर कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? 8 भेद होते हैं। देखना भाई, ये हम लोग केवल पाठ्यक्रम डिस्कस कर रहे हैं और आप लोग स्वतंत्र रूप से इन सभी बिंदुओं पर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लोगे तो कम से कम आप जितने भी हिंदी के विषय में कुछ भी पढ़े हैं वो आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक है ना मेरे भाई?
चलो देखो, उसके बाद हम विकारी अविकारी पढ़ने के तुरंत बाद एक और बिंदु पढ़ लेते हैं जिसका नाम होता है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या होता है भाई? उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है, उपसर्ग और प्रत्यय हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एक और बिंदु बनता है निपात का। किसका बनता है भाई? निपात का बनता है। देखो, उपसर्ग और प्रत्यय निपात ये भी अव्यय के जैसे ही होते हैं, मतलब अविकारी शब्द के जैसे ही होते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद हम एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं जिसका नाम पड़ता है समास। देखो भैया, बहुत ही बढ़िया बिंदु है ये समास। उसके बाद हम लोग तुरंत पढ़ लेते हैं वाक्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं भैया? वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम वाक्य की बात करें तो देखो, वाक्य का भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एक करेंगे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। एक हम कर लेंगे आपके अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अगर हम दूसरी बात कर लें तो कहेंगे कि एक हो जाएगा आपका क्रिया के आधार पर। किसके आधार पर भाई? क्रिया के आधार पर। और एक बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली यहां पर है कि जब हम क्रिया के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण करते हैं तो इसी को कहते हैं कि ये वाच्य बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? वाच्य बन जाता है। देखो, आपको रचना के आधार पर वाक्य पढ़ना है, अर्थ के आधार पर पढ़ना है और क्रिया के आधार पर पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि रचना के आधार पर वाक्य, देखो हम थोड़ी थोड़ी बिंदु आपको बता दे रहे हैं बस। रचना के आधार पर वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु सरल या साधारण वाक्य, इसको हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। फिर एक हो जाता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कहेंगे कि हो जाता है आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। मिश्र या कहीं कहीं पर मिश्रित भी लिखा है, दोनों एक ही बात होती है। मिश्रित वाक्य हो जाता है। ये किसके आधार पर होता है? तो रचना के आधार पर होता है। सीधा सीधा सवाल बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आपको बता देना है प्यारे बंधु कि तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र होते हैं। ठीक है, चलो देखो, अगर हम यहीं पर बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर अगर हम वाक्य की बात करेंगे मेरे प्यारे बंधु, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद बन जाते हैं? तो 8 भेद बनते हैं। कितने भेद बनते हैं? 8 भेद बनते हैं। कौन कौन से? अगर हम एक की बात करेंगे तो कहेंगे एक बनता है विधानार्थक या विधानवाचक बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? विधानवाचक वाक्य बन जाता है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो कहेंगे निषेधवाचक वाक्य बनता है। निषेध वाचक वाक्य बनेगा आपका। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। क्या बनता है? प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो इच्छावाचक वाक्य बन जाएगा। इच्छा वाचक वाक्य बन जाएगा। अगर हम पांचवें नंबर की बात करें तो कहेंगे कि संकेतवाचक वाक्य को लिख लेते हैं। संकेतवाचक वाक्य को हम लिख लेते हैं। अगर हम छठवें नंबर की बात करें तो कहेंगे कि सर एक और होता है संदेहवाचक वाक्य होता है। क्या होता है भाई? संदेहवाचक वाक्य होता है। उसके साथ साथ अगर हम सातवें नंबर की बात करें तो भैया देखो, सातवां हो जाएगा आपका आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अगर हम आठवें नंबर की बात करें तो कहेंगे कि विस्मय बोधक वाक्य हो जाता है। कौन सा हो जाता है भैया? विस्मयवाचक, विस्मय बोधक या विस्मयार्थक, सब एक ही बात होती है। तो
अर्थ के आधार पर ये रहे आपके 8 प्रकार के वाक्य। कैसे कैसे पढ़ना है ये आप लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं इसलिए आशा कर रहा हूं क्योंकि परीक्षा एकदम नजदीक आ गई है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग सभी बिंदुओं को पढ़ चुके होंगे, केवल दोहराने की जरूरत है। और मैं दोहराने के लिए ही ये पाठ्यक्रम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। चलो देखो भाई, अगर हम बात कर लेंगे, तीसरा जो आपका वर्गीकरण का आधार था कि क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर जो वाक्य था उसी का नाम पड़ जाता है मेरे प्यारे बंधु वाच्य। क्या पड़ जाता है भाई? वाच्य पड़ जाता है। और हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? तो देखो ना, एक हो जाता है कर्तृवाच्य, एक हो जाता है कर्तृवाच्य, एक हो जाता है कर्मवाच्य, और एक क्या हो जाता है भाई? भाववाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। ये तो रहे व्याकरण के प्रमुख बिंदु। अभी देखो, जैसे अगर हम व्याकरण में प्रमुख बिंदुओं का बात किए थे, काल और कारक, वचन और लिंग की, तो हम कहेंगे कि काल के कितने भेद होते हैं भाई? तो काल के तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो तीनों का हम वर्गीकरण अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। एक वर्तमान काल होता है, पहले हम भूतकाल को लिख लेते हैं, है ना। एक भूतकाल हो जाएगा, एक वर्तमान काल हो जाएगा, एक वर्तमान काल हो जाएगा, और एक भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? भविष्य काल हो जाएगा। अगर हम भूतकाल की बात करें तो देखो भैया, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, काम देगा। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। भूतकाल के 5-6 भेद कौन कौन से होते हैं? तो कहेंगे सर कि एक सामान्य भूत होगा, सामान्य भूत होगा। दूसरे की बात करेंगे तो कहेंगे आसन्न भूत होगा, आसन्न भूत होगा। तीसरे की बात करेंगे तो कहेंगे पूर्ण भूत होगा। चौथे की बात करेंगे तो कहेंगे अपूर्ण भूत होगा। पांचवें की बात करेंगे तो कहेंगे संदिग्ध भूत होगा, संदिग्ध भूत होगा। छठवें की बात करेंगे तो कहेंगे हेतु हेतुमद भूत होगा, हेतु हेतुमद भूत होता है। वहीं वर्तमान काल के 6 भेदों की बात करेंगे तो कहेंगे एक सामान्य वर्तमान होता है, सामान्य वर्तमान होता है। एक जो है वो पूर्ण वर्तमान होता है, एक जो है अपूर्ण, इसी को हम कहते हैं तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान होता है। फिर उसके बाद एक संदिग्ध वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है। और एक आपका संभाव्य वर्तमान हो जाता है, संभाव्य वर्तमान हो जाता है। अगर हम भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो एक कहेंगे कि सामान्य भविष्य होता है, सामान्य भविष्य होता है। एक कह देंगे कि संदिग्ध भविष्य, सॉरी संभाव्य भविष्य होता है, संदिग्ध नहीं संभाव्य होता है। एक संभाव्य भविष्य होता है, संभाव्य भविष्य। और एक की बात करेंगे तो कहेंगे हेतु हेतुमद भविष्य होता है। देखो भैया, आधा चीज तो हम लोग ऐसे ही कर ले रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी सामान्य भूत किसे कहते हैं, आसन्न भूत किसे कहते हैं, सामान्य वर्तमान, चाहे जो भी आपने देखा कि 6 भूत है, 5 वर्तमान है, 3 भविष्य है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अलग अलग पढ़ लेंगे तो आपके लिए यह बेहतर प्रभाव का कार्य करेगा, है कि नहीं। अगर हम बात करेंगे कारक की, तो कारक को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको परसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया?
परसर्ग कहा जाता है। हिंदी में कारकों के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 8 भेद होते हैं। मतलब परसर्ग किसको, तो कहेंगे कारक चिन्ह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कारक चिन्ह को अथवा विभक्ति को कहा जाता है। चलो, अगर हम 8 की बात करेंगे तो देखो, एक कर्ता होता है, अगर इसकी विभक्ति पूछेंगे तो ने बता देंगे। एक कर्म होता है, कर्म की विभक्ति क्या बनती है? को बनती है। तीसरा करण होता है, करण की विभक्ति क्या बनती है भाई? से या के द्वारा बन जाती है। चौथा संप्रदान बना लेते हैं, संप्रदान की विभक्ति बनती है को अथवा के लिए बन जाती है। पांचवा हम अपादान बना लेते हैं, अपादान की विभक्ति से होती है। किसके लिए? तो कहेंगे अलगाव के लिए होगी या फिर तुलना करने के लिए होगी। लेकिन तुलना में भी ध्यान देना है कि विशेषण की उत्तरा अवस्था होनी चाहिए। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वो मिल जाएगा। 6वें नंबर पर संबंध कारक होता है, और संबंध कारक की विभक्ति बनती है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे बनती है। उसके बाद अगर हम 7वें नंबर की यहां पर बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो अधिकरण बनता है, और अधिकरण की जो विभक्ति बनती है वो बनती है में, पर, ऊपर, नीचे, जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। 8वें नंबर पर संबोधन होता है, और जो संबोधन की विभक्ति होती है ओ, अरे होती है। देखिए ये संबोधन का निशान लगा हुआ है ना। चलो, ये तो हो गए आपके कारक के भेद, काल के भेद, है ना। बाकी संज्ञा के 5, मतलब इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस आपका बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग पढ़ेंगे उसको तो समझ जाएंगे क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करना चाहें मेरे प्यारे बंधु, शब्दावली की या शब्दकोश की बात करें। किसकी बात करेंगे? शब्दकोश की। देखो शब्दकोश में आपको क्या क्या याद रख लेना है। एक विलोम याद कर लेना है, एक विलोम याद कर लेना है, एक पर्यायवाची याद कर लेना है, एक जो है कहावत व लोकोक्ति याद कर लेना है, कहावत व लोकोक्ति याद कर लेना है, फिर मुहावरा याद कर लेना है, मुहावरा याद कर लेना है, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द याद रख लेना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द याद रख लेना है, फिर समश्रुत भिन्नार्थक रख लेना है, समश्रुत भिन्नार्थक रख लेना है। समश्रुत भिन्नार्थक का मतलब लिखने में एक जैसे दिखते हैं लेकिन अर्थ उनका क्या होता है? अलग अलग। जैसे हम देखो अंश और अंश की बात करते हैं, ऐसा शब्द युग्म पूछता है ना, इसको हम कहते हैं किसका बिंदु है? तो वो समश्रुत भिन्नार्थक का है ना। अगर हम 7वें नंबर पर बात करेंगे तो कहेंगे अनेकार्थी शब्द क्या होता है? अनेकार्थी शब्द क्या होता है? उसके बाद यहां से एक और अलग बिंदु हम ले लेते हैं जिसको हम अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं। अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश, है ना। ये भी 2 बिंदु पूछता है। यहां से हमको ये याद रख लेना होता है कि यहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश से। हम सभी पर एक दिन खूब चर्चा करेंगे, ठीक है ना, घबराना नहीं है किसी को। उसके बाद देखो भैया, हमारा काव्य से संबंधित एक बिंदु होता है छंद, और छंद के बाद हमको रस पढ़ लेना होता है। रस के बाद क्या पढ़ लेना होता है भाई? अलंकार पढ़ लेना होता है। क्या पढ़ लेना होता है? अलंकार पढ़ लेना होता है। फिर इसके तुरंत बाद हमको साहित्यिक रचनाएं एवं रचनाकार पढ़ लेना होता है।
कि कौन सी रचना के रचनाकार कौन है। उसके साथ साथ हमको एक और बिंदु देखना होता है भैया, साहित्यिक पुरस्कार। क्या देखना होता है हिंदी से? साहित्यिक पुरस्कार देखना होता है। और साहित्यिक पुरस्कार में क्या होता है तो कहेंगे कि साहित्यिक पुरस्कार में आपको सबसे पहले तो साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब कब किसको किसको कहां कहां मिला है, किस लेखन पर मिला है, ये ध्यान में रखना है। पहली बार कब मिला था, किसको मिला था, अभी 2023 में किसको मिला था, किस रचना पर मिला था, समझ गए ना। फिर उसके बाद आता है भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर हम इसके अलावा देखना चाहें तो एक और आता है भैया बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार। इसके साथ साथ अगर हम और कुछ देखना चाहें तो कहेंगे युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार है ना। कहने का मतलब यह है कि आपको जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं और जितने भी साहित्यिक पुरस्कार हैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेना है। कम से कम इतना तो जान ही लेना है कि पहली बार कब मिला था और पिछली बार, मतलब पहली बार किसको कब मिला था और पिछली बार किसको मिला था। ठीक है ना। चलो इसके साथ साथ देखो भैया दो और स्वतंत्र बिंदु होते हैं, जैसे एक वर्तनी का होता है और एक वाक्य शुद्धि का होता है। किसका होता है भाई? वाक्य शुद्धि का होता है। इस प्रकार से संभवतः आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने भी हिंदी से बिंदु थे यही हैं आपके। अब जब भी दोहराइएगा इसको इन्हीं बिंदुओं पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, आप बहुत अच्छे अंक से पास हो सकते हैं। धन्यवाद।